ओके, वर्किंग नोट में फर्स्ट हम रेशो फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो रेशो कैसे फाइंड आउट होता है, तो हमें क्या करना है ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाना है, वहां पे हमें देखना है कैपिटल। जो बैलेंस शीट होता है ना, वहां पे एक होल्डिंग कंपनी का आपको कॉलम दिखेगा, उसके बाद हमें सब्सिडरी कंपनी का कॉलम दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम जो होता है वो होल्डिंग कंपनी का होता है, सेकंड कॉलम ये सब्सिडरी कंपनी का होता है। तो हमें क्या करना है, सेकंड कॉलम में जाना है एंड वहां पे हमें कैपिटल देखना है। कैपिटल देखने के बाद अगर कैपिटल सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपीज कैपिटल है, ठीक है, एंड पर शेयर प्राइस देखनी है, तो पर शेयर प्राइस अगर 100 रुपीज है तो पर शेयर प्राइस से हमें डिवाइड करना है। तो कितनी अमाउंट आएगी, 1 लाख को अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1000 शेयर्स। ये एग्जाम्पल लिया है हमने सिर्फ। ठीक है, तो 1000 शेयर्स होने के बाद 1000 शेयर्स में होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए एंड सब्सिडरी कंपनी ने कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। प्रॉब्लम में गिवन होता है कि होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं। ठीक है, उसके बाद वो वैल्यू ने लेके हम यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है उसका रिड्यूस फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद तो वो हो जाएगा हमारा रेशो। ओके, उसके बाद जो होल्डिंग कंपनी का शेयर्स आने वाले हैं तो वो हम गुडविल में लिखने वाले हैं, मतलब गुडविल की वो फेस वैल्यू हो जाएगी। एंड जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स आने वाले हैं वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जब हम शेयर्स के हमें फेस वैल्यू लगती है तो वहाँ पे उसका ट्रांसफ़र होने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया रेशो। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कैपिटल प्रॉफिट। अभी देखो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो लास्ट सेम में, थर्ड सेम में जो एक टॉपिक था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाते थे, है कि नहीं। ओपनिंग डेट होती थी, क्लोजिंग डेट होती थी। तो यहाँ पे सपोज हमारा क्लोजिंग डेट हमारी है 31 मार्च 2025 एंड ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024 को अगर होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक जो पीरियड रहने वाला है वो होता है प्री, एंड 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक जो पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड होता है, पोस्ट पीरियड होता है। तो प्री पीरियड का प्रॉफिट कितना आएगा, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट कितना आएगा, वो जो प्रॉफिट का पोस्टिंग होता है तो वो जाता है कैपिटल प्रॉफिट में। मतलब प्री का अगर पोस्टिंग जाता होता है तो वो जाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा, एंड पोस्ट का जो पोस्टिंग होगा वो कहाँ पे होने वाला है, रेवेन्यू प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटल प्रॉफिट। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, जनरल रिजर्व आएगा ऑन एज ऑन 1 अप्रैल का, जो जनरल रिजर्व है ओपनिंग का वो आएगा। उसके बाद 1 अप्रैल से लेके शेयर्स एक्वायर्ड की जो डेट है वहाँ तक अगर जनरल रिजर्व है तो वो हमें ऐड करना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लेना है 1 अप्रैल का, वो भी आपका यहाँ पे 1 अप्रैल का ही आने वाला है, 1 अप्रैल। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का 1 अप्रैल से लेके जब तक शेयर्स, मतलब जब शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं उस डेट का हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब अगर प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन एप्रिसिएशन इन फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अगर एप्रिसिएशन होती है या उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूएशन होती है, अंडर वैल्यूड हो जाती है, तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। अगर फिक्स्ड एसेट के ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन होता है तो वो हमें यहाँ पे माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट। देखो स्टेप्स अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे लिख के दिए आपको कि कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट। अगर आपका आंसर ये सब कैलकुलेशन करने के बाद निगेटिव आंसर आता है तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल लॉस। ठीक है, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट आएगा या कैपिटल लॉस, वो आने के बाद वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशो में। जो भी कुछ रेशो होगा 4:1 हो सकता है, 3:2 हो सकता है। तो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी को हमें ये प्रॉफिट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कैपिटल प्रॉफिट आने वाला है, जब हम गुडविल की वर्किंग नोट करेंगे तब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट आने वाला है, जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट करेंगे तब वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला है। उसके बाद आएगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा ना कि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक का जो पीरियड था वो आपका था प्री पीरियड, तो ये हो गया आपका कैपिटल प्रॉफिट। उसके बाद शेयर्स एक्वायर्ड करने के बाद अप टू ईयर एंडिंग तक जो पीरियड होता है वो आफ्टर पीरियड होता है, तो वो हो जाएगा आपका, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व का वर्किंग आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में आने वाला है। ठीक है, बस रेवेन्यू प्रॉफिट में ये दोनों ही है, जनरल रिजर्व का बैलेंस लेना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लेना है। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट आने के बाद फिर से हमें वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो एक होगा होल्डिंग कंपनी एंड दूसरा होगा सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, तो वो जाता है आपका, ऐड करना होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे तो वहाँ पे हमें वो रेवेन्यू प्रॉफिट क्या करना है, ऐड करना है। एंड सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट हमें लिखना होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा रेशियो, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट हमने देख लिया। उसके बाद होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो गुडविल आएगा, अगर निगेटिव आएगा तो वो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी फर्स्ट स्टेप है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, तो ये अमाउंट आपको कहाँ पे मिलने वाली है, तो ये अमाउंट आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट है और शेयर्स है वहाँ पे हमें अमाउंट देखनी है और वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद नॉमिनल वैल्यू और उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की, वो कहाँ से मिलने वाली है, तो वो हमें मिलने वाली है वर्किंग नोट नंबर 1। मतलब रेशो में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद शेयर्स की जो वैल्यू आई है वो हमें यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद जो कैपिटल प्रॉफिट आने वाला है आपका होल्डिंग कंपनी का वो लेस हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल लॉस अगर होल्डिंग कंपनी का आया है तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। गुडविल एज पर बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में हमें गुडविल का कुछ बैलेंस दिया है तो वो गुडविल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी स्टेप्स मैंने लिख के रखी है, तो ये अगर आप कंप्लीट फॉर्मूला इसी स्टेप से करोगे तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव आंसर आएगा ये गुडविल आएगा एंड जो निगेटिव आंसर आने वाला है वो आपका क्या है, कैपिटल रिजर्व। उसके बाद अगर गुडविल आता है तो गुडविल ट्रांसफर टू एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे हमने गुडविल में सब होल्डिंग कंपनी का लिया, जैसे कि कैपिटल प्रॉफिट था तो वो होल्डिंग कंपनी का लिया था। ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट तो गुडविल में नहीं आता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में और शेयर्स की फेस वैल्यू भी हमने वहाँ पे ली थी गुडविल में होल्डिंग कंपनी की। तो अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम सब्सिडरी कंपनी का सब लेने वाले हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये भी आपको कहाँ से मिलने वाली है, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने जो वर्किंग करके रखा है शेयर्स का वहाँ पे हमें पेड अप वैल्यू सब्सिडरी कंपनी की मिल जाएगी। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट जो ऊपर हमने सब्सिडरी कंपनी का कैलकुलेट किया है वो लेना है। उसके बाद कैपिटल लॉस, एक तो प्रॉफिट आएगा प्रॉब्लम में या कैपिटल लॉस आएगा, लेकिन मैंने कंप्लीट फॉर्मेट आपके लिए अच्छी तरह से बना के रखा है, सेम आपको लिख के रखना है एंड उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट होता है तो उसे हमें ऐड करना है, अगर रेवेन्यू लॉस होता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट।
तो अभी ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड। मतलब हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या करना है, ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट आता है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट। अभी अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें देखनी है सेलिंग प्राइस। आपको होल्डिंग लास्ट टाइम ब्रांच अकाउंट टॉपिक था, तो ब्रांच अकाउंट टॉपिक में हम लोड निकालते थे, ये देखो ऐसे कॉस्ट प्लस 50%, ठीक है ना, इसकी वर्किंग नोट बनाते थे। तो वैसे हमें यहाँ पे लोड लिखना है। तो हमारा पहला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे तैयार होती है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है कि स्टॉक में जो स्टॉक है ना, वहां पे प्रॉफिट पोर्शन क्या है, तो वो जो होता है उसके लिए हम लोड फाइंड आउट करते हैं। तो लोड का आपका फॉर्मूला है, लोड का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद जब हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका स्टॉक इनटू लोड। ये आपका क्या आने वाला है, अनरियलाइज प्रॉफिट। मतलब प्रॉब्लम में गिवन होता है कि स्टॉक 5000 है, 20,000 है, जो भी कुछ है वो स्टॉक यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद लोड की जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशो में। तो रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद होल्डिंग कंपनी का एक पार्ट आएगा, एक आएगा सब्सिडरी कंपनी का। होल्डिंग कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट क्या करना होता है, तो लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम बाद में लिखने वाले हैं, वहां से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का माइनस करना है। एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे करना है, तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जब हम स्टॉक लिखने वाले हैं, तो स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। फिर सब्सिडरी कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट का क्या कैलकुलेशन होगा, तो इसका कैलकुलेशन ये कहाँ पे भी पोस्टिंग नहीं होता है, नो इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेशो, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड अनरियलाइज प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखा है। अभी आगे हम इसका प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बैलेंस शीट भी आपको अभी पता है, लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट भी देखा था। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में आपका आना चाहिए। पहले आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद हम इसका पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस शीट का ऐसे फॉर्मेट है, और हमें मतलब पहले वर्किंग नोट बनानी होती है। वर्किंग नोट के बाद फिर बैलेंस शीट जो होता है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों का मिला के जो बैलेंस शीट होने वाला है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, और ये बैलेंस शीट हमारा टैली होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है या 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये टॉपिक